हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लीप यूपीएससी। यह इन्फ्लेशन सीरीज की तीसरी वीडियो है। बाकी के पहले दोनों वीडियो में मैंने इन्फ्लेशन के स्टेजेस और इन्फ्लेशन के जो फैक्टर्स होते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इस पे मैंने बात किया। इस वीडियो में मैं इन्फ्लेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं इकोनॉमी पे, वेरियस सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी, इंडिविजुअल, उस पर मैं बात करूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे समझना बहुत ही जरूरी है। इसे मैंने सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो आइए समझते हैं इन्फ्लेशन का इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे क्या होता है। सबसे पहले मैंने जो इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट लिया वो परचेजिंग पावर ऑफ मनी को लिया। मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी हमेशा लूज करेगी, फॉल करेगी। जो वैल्यू ऑफ मनी है वो हमेशा लूज करेगी, क्योंकि अगर हम 2018 में किसी चीज को खरीद रहे हैं, सपोज 2018 में राइस की कॉस्ट 100 केजी है, 100 रुपीज पर केजी है। 2019 में राइस की कॉस्ट अगर 10% इन्फ्लेशन आई, सपोज 110 हो गई, केजी हो गई, तो क्या होगी? तो हम जिस 100 रुपीज पे पहले 1 केजी राइस खरीद रहे थे, अब हम 1 केजी राइस को खरीदने के लिए हमें कितना खर्च करना पड़ रहा है? 110। हमारी जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी है रुपीज की, वो डिक्रीज हो गई, क्योंकि हमें अब ज्यादा पैसे लगाने पड़ रहे हैं सेम 1 केजी राइस खरीदने के लिए। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी है वो रिड्यूस हो जाएगी। अब ये जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी है, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए आप क्रेडिटर्स और डेब्टर्स के कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं। सपोज एक डेब्टर्स है, क्रेडिटर्स है और ये डेब्टर्स है। क्रेडिटर्स कौन होता है? जो लोन प्रोवाइड करता है डेब्टर्स को, बोरोवर को। और डेब्टर्स कौन होता है? जो क्रेडिटर से लोन लेता है, बोरो करता है। इसमें आप बैंक को रख सकते हैं, इसमें आम पब्लिक को रख सकते हैं, कॉर्पोरेट को रख सकते हैं। सपोज बैंक ने 1 लाख रुपीज लोन दिया डेब्टर्स को। बैंक ने 1 लाख रुपीज लोन दिया डेब्टर्स को एट द रेट ऑफ 7%। अब डेब्टर्स को कितना रीपे करना पड़ेगा? 1.7 लाख। सपोज इन्फ्लेशन आ गई और ये 1 लाख कितनी हो जाएगी? 1,10,000। डेब्टर्स को कितना रीपे करना था? 1,07,000। इसने 1,07,000 बैंक को रीपे कर दिया। इसके पास कितना बच गया? 3,000। डेब्टर्स को गेन हो गया, बैंक्स को लॉस हो गया, क्योंकि वो यही अमाउंट अगर इन्फ्लेशन के बाद वो देता तो उसकी वैल्यू कितनी थी? 1,10,000। लेकिन अब उसे कितना मिला? 1,07,000। तो इस तरह बैंक को लॉस हो गया और डेब्टर्स को गेन हो गया। तो क्रेडिटर्स हमेशा लूज करेगा और डेब्टर्स गेन करेगा। अब इसी से रिलेटेड दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एक इन्फ्लेशन प्रीमियम होती है। इन्फ्लेशन प्रीमियम। इन्फ्लेशन प्रीमियम होती क्या है? जो क्रेडिटर्स होता है उसे जो लॉस होता है इन्फ्लेशन के बढ़ने से जो उसे लॉस होता है, उसी को कंपनसेट करने के लिए इन्फ्लेशन प्रीमियम लगाती है, बैंक इन्फ्लेशन प्रीमियम लगाती है। सपोज 1 लाख रुपए उसने 7% इंटरेस्ट रेट पे डेब्टर्स को दिया। अब 10% इन्फ्लेशन आ गई, 10% इन्फ्लेशन है। अब बैंक क्या करेगी? अगर इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर वो लोन देती रही, उसे तो लॉस होगा, उसे हमेशा लॉस होगा, ठीक है। तो अब वो क्या करेगी कि ये जो 10% इन्फ्लेशन है, तो अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उसकी है बैंक की, वो हमेशा इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा पर देगी। सपोज इन्फ्लेशन रेट 10% है तो इंटरेस्ट रेट 14%, तो हमेशा ज्यादा पर देगी। इससे क्या होगा? बैंक को गेन होगा। तो बैंक हमेशा गेन करेगी, बैंक या फिर जो क्रेडिटर्स है वो हमेशा गेन करेगी
कब? जब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा होगा, तब वो गेन करेगी। लूज करेगी जब इन्फ्लेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होगा। आप समझ सकते हैं, काफी सिंपल है। जब इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा होगा तो क्रेडिटर्स गेन करेगी, जैसे बैंक में बताया मैंने, और जब इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन रेट से कम होगी तो वो लूज करेगी, ठीक है। डेटर्स जब इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होगी, इंटरेस्ट रेट से, तो हमेशा गेन करेगी, ठीक है। इन्वेस्टर्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक शेयर होल्डर्स, एक बॉन्ड होल्डर्स। इसे समझते हैं। जो शेयर होल्डर्स होते हैं, एक कंपनी होती है, उसकी शेयर्स होती है, तो हर एक शेयर का कॉस्ट होता है। सपोज 2018 में रिलायंस है, इसका जो शेयर की कॉस्ट है 1300 पर शेयर, मैंने खरीद लिया। 2019 आ गई, इन्फ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गई, शेयर 1500 हो गई। इन्फ्लेशन हो गई, रिलायंस की डिविडेंड बढ़ गई, तो उसकी वजह से शेयर के डिमांड भी बढ़ गया और इन्फ्लेशन के प्राइसेस, शेयर के प्राइसेस इंक्रीज हो गई। तो मैं क्या करूंगा, अब इस शेयर को मैं सेल कर दूंगा, तो मुझे 200 की प्रॉफिट हो गई। तो जो शेयर होल्डर्स है उसे प्रॉफिट हो जाएगी, क्योंकि वो इन्फ्लेशन पे डिपेंड करता है। जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है उसके प्राइसेस भी इंक्रीज जाते हैं, तो शेयर होल्डर्स गेन करेगा। बॉन्ड होल्डर्स लूज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये फिक्स्ड वैल्यू पे डिपेंड करता है। सपोज ए है, बी है, इसने कुछ बॉन्ड होल्ड किया है, इसने इसे बॉन्ड दिया, इशू किया बॉन्ड, इसे बॉन्ड का प्राइस मिल गया 100 रुपीज। इन्फ्लेशन आ गई, इस 100 रुपीज की वैल्यू 110 हो गई एट द रेट ऑफ 10% इन्फ्लेशन। इस बॉन्ड की वैल्यू अब 110 हो जाएगी। इन्फ्लेशन के बाद अगर ए ने बी को बॉन्ड दिया होता तो उसे कितना कॉस्ट मिला होता? 110। लेकिन उसने इन्फ्लेशन के पहले दिया, इन्फ्लेशन होने के पहले दिया, तो उसे कितना उसकी वैल्यू मिली? 100। तो बॉन्ड होल्डर्स हमेशा लूज करेंगे। मैथमेटिकली आप इसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये हो गया प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स। प्रोड्यूसर्स हमेशा गेन करेगा, वो कैसे करेगा ये आप समझते हैं। प्रोड्यूसर्स जैसे कि किसी कॉमोडिटी की कॉस्ट प्राइस जो है 100 रुपीज है, अब वो इस पे 10% प्रॉफिट की मार्जिन लेता है। इसकी प्रॉफिट कितनी हो गई? 10 हो गई। सपोज इन्फ्लेशन आ गया, इस कॉमोडिटीज की कॉस्ट हो गई, प्राइस हो गई 120। उसने अपना प्रॉफिट इंक्रीज नहीं किया, वो वही प्रॉफिट ले रहा है 10%। उसकी प्रॉफिट कितनी हो जाएगी? 12। आप देख सकते हैं जो उसकी प्रॉफिट हो गई +2 रुपीज, ये इंक्रीज हो गई। तो जैसे ही प्राइसेस इंक्रीज होगी उसकी प्रॉफिट इंक्रीज होती जाएगी। तो हमेशा वो प्रोड्यूसर चाहेगा कि इन्फ्लेशन बढ़े और उसकी प्रॉफिट इंक्रीज हो। आप इसी प्रोड्यूसर्स को आप एज अ फार्मर्स भी ले सकते हैं। मैंने इसे प्रोड्यूसर्स, मैं वर्कर्स पे इसके बाद बात करता हूँ, फार्मर्स पे भी आप ले सकते हैं। फार्मर्स की कंडीशन में क्या होता है, जो फार्मर्स होता है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के जो इन्फ्लेशन के बाद जो उसके प्राइसेस हाइक होती है वो बाकी अदर कमोडिटीज से काफी ज्यादा होती है, तो वो उसमें गेन करता है। क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, इसमें क्या होता है, हम लोगों के जो कंज्यूमर्स है उसका जो कंजम्पशन पैटर्न है वो इस तरह है कि
उसका जो इनकम होता है उसमें ज़्यादातर जो कंजम्पशन होती है वो फूड प्रोडक्ट्स पे होती है। अब जैसे ही फूड प्रोडक्ट्स पे होती है तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा होती है, तो उसके जो फूड प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस की जो हाइक होती है वो ज़्यादा होती है। तो इन्फ्लेशन का ज़्यादा इफेक्ट फूड प्रोडक्ट्स पे होता है, तो इन्फ्लेशन का ज़्यादा इफेक्ट फूड प्रोडक्ट्स पे होता है। तो इस कंडीशन में जो फूड्स के प्राइसेस होती है वो ज़्यादा इंक्रीज होती है कंपैरिजन टू अदर प्रोडक्ट्स। तो इसलिए जैसे ही उसके प्राइसेस इंक्रीज होगी, जैसे ही प्राइसेस इंक्रीज होगी तो उसके भी प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगी, तो फार्मर्स के प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगी, तो फार्मर्स गेन करता है। अब बात करते हैं वर्कर्स पे। वर्कर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वर्कर्स के इनकम इंक्रीज होंगे, लेकिन वर्कर्स के इनकम नॉमिनल इनकम इंक्रीज होंगे, नॉमिनल इनकम इंक्रीज होगा। नॉमिनल इनकम क्या होगा? जो इन्फ्लेशन इंक्लूडेड हो, और एक रियल इनकम होगा जो वास्तविक इनकम होगा, जिसमें हम इन्फ्लेशन को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, वो वैसा के वैसा रहेगा, वो फॉल टू राइज होगा, वो इंक्रीज नहीं होगा। तो नॉमिनल इनकम को समझते हैं। सपोज कि 100 रुपीज इनकम किसी पर्सन की थी, इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन आ गया, उसकी नॉमिनल इनकम 120 रुपीज हो गई। अब इस नॉमिनल इनकम में अगर हम इन्फ्लेशन 20% 20 माइनस कर दें, जो ये 20 इन्फ्लेशन है, इसे हम इसमें माइनस कर दें 120 तो हमें 100 उसकी रियल इनकम मिल जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है कि नॉमिनल इनकम ही सिर्फ इंक्रीज होता है और रियल इनकम इंक्रीज क्यों नहीं होता? क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ उसके जो नॉमिनल इनकम इंक्रीज हुई, उसके साथ जो उसके एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रही है। सपोज उसकी 100 रुपीज बढ़कर 120 हो गई, लेकिन उसके एक्सपेंडिचर पहले जब वो 100 रुपीज उसकी इनकम थी तो उसकी 80 रुपीज एक्सपेंडिचर में जाता था। अब उसकी एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो गई, वो भी अब 100 हो गई, तो उसकी जो सेविंग है वो तो 20 ही रही, तो उसने सेव नहीं किया, उसने एक्सपेंडिचर उतना ही रहा। तो 100 रुपीज जब इनकम थी तो उसकी एक्सपेंडिचर 180 थी, 120 हो गई तो उसकी एक्सपेंडिचर 100 हो गई। तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज हुई, वैसे वैसे उसकी एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज है। तो जो रियल इनकम हुआ उसका वही रहा, सिर्फ नॉमिनल इनकम में इंक्रीज हुआ। तो ये वर्कर्स का था। अब समझते हैं हम लोग इंटरेस्ट रेट और ईएमआई। इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट भी आप रियल इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं, और एक नॉमिनल इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो जनरल इंटरेस्ट रेट होता है, जिसपे हम लोग एज अ पब्लिक लोन लेते हैं बैंक से, वो इंक्रीज करेगी। और रियल इंटरेस्ट क्या होता है? जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है उसमें हम लोग इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हैं। वो नॉमिनल इंटरेस्ट, सपोज नॉमिनल इंटरेस्ट रेट अभी लोन अगर 7% दे रही है बैंक, अगर इन्फ्लेशन 2% है तो हमारा रियल इंटरेस्ट रेट 5% हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये कंडीशन होता है। तो हमेशा जो ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, मैंने नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जनरली लिया है क्योंकि अगर इन्फ्लेशन आती है तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो आरबीआई क्या करेगी? बैंक रेट, जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है वो इंक्रीज कर देगी। तो कॉमर्शियल लोन्स, कॉमर्शियल बैंक जो बेस रेट होती है, जिस रेट पे वो आम पब्लिक को लोन देती है वो भी इंक्रीज कर देगी, जिससे जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर रियल इंटरेस्ट रेट की बात करें तो ये क्यों इनके, अगर रियल इंटरेस्ट सपोज कि इन्फ्लेशन रेट कुछ और है 2% है, तो उसमें नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में अगर रियल इंटरेस्ट माइनस कर दें तो जो रियल इंटरेस्ट है वो 5% ही होगी, तो वो इंक्रीज नहीं होगी, तो सिर्फ हमारा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा।
EMI, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ये भी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही लोन महंगा हो जाएगा, लोन की रेट महंगी हो जाएगी, EMI भी इंक्रीज हो जाएगी। EMI क्या होती है? जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं, उसे मंथली हम इंस्टॉलमेंट देते हैं, उसे रिपे करते हैं, उसे लोन भी इंटरेस्ट पे, तो ये भी इंक्रीज हो जाएगी। टैक्स पेयर्स दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट टैक्स पेयर्स और इनडायरेक्ट टैक्स पेयर्स। इनडायरेक्ट जो टैक्स पेयर्स है ये भी लूज करेगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी तो कमोडिटीज की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी। कमोडिटीज की प्राइसेस इंक्रीज होगी तो गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स उस पर इंक्रीज कर देगी। तो एज एन इनडायरेक्ट टैक्स पेयर आप लूज करेंगे, हम लूज करेंगे, बाकी जो पब्लिक है लूज करेगी। जो डायरेक्ट टैक्स पेयर है वो भी लूज करेगी। क्यों करेगी? आप समझते हैं। एक पहला कंडीशन इसमें समझते हैं, जो हमारा टैक्स स्लैब है अभी इंडिया में, अभी क्या है, अप टू 2 लाख हमें कोई लोन टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन जैसे ही इसके बाद इंक्रीज होते हैं, मैं 5%, 10%, 15%, 20% के अति पे देना पड़ता है, इसके बाद भी है। तो जैसे इन्फ्लेशन आ गई, पहले तो जैसे सपोज किसी पर्सन की इनकम 1 लाख थी, उसे किसी भी तरह का लोन नहीं देना पड़ता था। अब इन्फ्लेशन आ गई, उसकी नॉमिनल इनकम इंक्रीज हो गई, नॉमिनल इनकम इंक्रीज हो गई। नॉमिनल इनकम इंक्रीज हो गई, सपोज पहले 1 लाख था, अब उसकी इनकम 2 लाख हो गई, 3 लाख हो गई। 3 लाख हो गई तो अब उसे 5% टैक्स देना पड़ रहा है। उसकी इनकम और इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई, उसकी इनकम और इंक्रीज हो गई, 6 लाख हो गई, तो अब उसे 10% टैक्स देना पड़ रहा है अपने इनकम की। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज होता जाता है, उसे टैक्स भी उतना ज्यादा देना पड़ता है। इसे हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्सेशन भी कहते हैं। जैसे जैसे आपकी इनकम ग्रो करती है आपको, वैसे वैसे आपकी टैक्स भी इंक्रीज होती है। तो हमारी टैक्स भी इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए एज ए टैक्स पेयर आप लॉस कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं। आपके लिए ये गेन नहीं हो रहा, आप लूज कर रहे हैं इसमें। ये तो टैक्स की हो गई। अब टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं, जो टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट करेगी। टैक्स तो अब देख रहे हैं जैसे कि पहले तो उसे कुछ नहीं देना पड़ता था, फिर 5% देना पड़ रहा है, फिर 10% देना पड़ रहा है। तो टैक्सेस का जो रेवेन्यू है वो तो इंक्रीज हो रहा है, आइदर इन इनडायरेक्ट टैक्स, आइदर इन और इन डायरेक्ट टैक्स, वो इंक्रीज हो रहा है। तो गवर्नमेंट की जो टैक्स कलेक्शन है वो भी इंक्रीज हो रहा है। ये नॉमिनल टैक्स कलेक्शन जो गवर्नमेंट की है वो इंक्रीज होगी, लेकिन जो रियल टैक्स कलेक्शन है वो इंक्रीज नहीं होगी, वो स्टैग्नेंट रहेगी। ठीक है, क्योंकि रियल टैक्स कलेक्शन में अगर इन्फ्लेशन को माइनस कर दे तो वो रियल टैक्स इंक्रीज, तो वो अगर देखें तो वो इंक्रीज नहीं करेगी, सिर्फ नॉमिनल टैक्स कलेक्शन इंक्रीज करेगी। ठीक है, मैं यहाँ पर एक्सपेंडिचर कंज्यूमर्स का जिक्र करना भूल गया। कंज्यूमर्स, एज अ कंज्यूमर जब आप इन्फ्लेशन होता है तो आप लॉस करते हैं। क्यों लॉस करते हैं? क्योंकि जो कमोडिटीज की दाम होती है वो इंक्रीज हो जाती है, गुड्स की दाम इंक्रीज हो जाती है, तो आपकी एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाती है, आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। 100 रुपीज़ है, पहले आप 80 रुपीज़ खर्च करते थे, 20 सेविंग करते थे। इसे मैं कंज्यूमर एक्सपेंडिचर और सेविंग तीनों को बता सकता हूँ, तो आप इसे समझे। तो आप इतना खर्च करते थे 80 रुपीज़ किसी कमोडिटीज पे, अब आप सेव 20 रुपीज़ करते थे। इन्फ्लेशन आ गई तो आप 100 रुपीज़ आपकी अगर इनकम है तो आपको अब 90 रुपीज़ खर्च करना पड़ रहा है, 10 रुपीज़ सेव करना पड़ रहा है। आपकी सेविंग फॉल हो जाएगी, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगी, आप एज अ कंज्यूमर लॉस करोगे। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं एक्सचेंज रेट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं इसे काफी सिंपल तरीके में कोशिश करूंगा समझाने का, आप इसे समझे। सपोज इन्फ्लेशन इंडिया में आया तो यहाँ के जो डोमेस्टिक गुड्स हैं उसके कॉस्ट इंक्रीज हो गए, इसके प्राइसेस इंक्रीज हो गए। जो इंटरनेशनली ये अपना कंपटीशन खो देगा। जो सपोज यूएस में ये एक्सपोर्ट होता था, तो यूएस के जो कंज्यूमर्स हैं
अब इसके दाम तो इंक्रीज हो गई, प्राइसेस इंक्रीज हो गई, तो यूएस के कंज्यूमर्स के लिए ये महंगा हो गया, तो वो इसके डिमांड डिक्रीज कर देगा, रिड्यूस कर देगा, तो इंडिया की एक्सपोर्ट फॉल हो जाएगी। बट इन कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट, इंपोर्ट वैल्यू, इंपोर्ट कॉस्ट वो रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब इंपोर्ट कॉस्ट रिड्यूस होगी तो इंपोर्ट हमारा बढ़ जाएगा। इंपोर्ट बढ़ क्यों जाएगा? क्योंकि जो हमारे डोमेस्टिक गुड्स है उसके दाम, उसके प्राइसेस इंक्रीज हो चुके हैं, और जो वहाँ के यूएस के जो गुड्स है उसके दाम उतने, उसके प्राइसेस उतने इंक्रीज नहीं हुए हैं। तो कंपैरिजन टू इंडियन गुड्स, इंडियन डोमेस्टिक गुड्स, यूएस गुड्स आर मोर चीपर, सो एज अ कंज्यूमर ऑफ द इंडिया वी विल प्रिफर यूएस गुड्स, सो यूएस हमारी इंपोर्ट इंक्रीज हो जाएगी, हमारी इंपोर्ट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब इसे समझते हैं। अब जैसे ही हमारी इंपोर्ट इंक्रीज जाएगी और एक्सपोर्ट डिक्रीज जाएगी, तो हमारा एक्सचेंज रेट क्या होगा? एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएट कर जाएगा, इसे डेप्रिसिएट कहते हैं। एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएट कर जाएगा, इसे हम ग्राफ के तौर पर समझते हैं। ये सप्लाई, ये डिमांड, ये हमारा एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम है। ठीक है, सपोज अभी $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज है। अब जैसे ही डेप्रिसिएट करेगा ये इंक्रीज जाएगा, सपोज 75, 80 कुछ भी हो सकता है, सपोज ये 80 हो जाए। इसे समझते हैं कैसे होगा। अब जैसे डिमांड ऑफ मनी होती है और सप्लाई ऑफ मनी होती है, डिमांड ऑफ मनी किस चीज पे डिपेंड करती है? एक्सचेंज रेट हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों पे डिपेंड करता है। तो हमारा जो इंडियन रुपीज की डिमांड कब इंक्रीज होगी? जब हमारे कमोडिटीज की एक्सपोर्ट इंक्रीज कर जाएगी। हमारे कमोडिटीज की एक्सपोर्ट जैसे ही इंक्रीज करेगी, इसका मतलब जो फॉरेन कंज्यूमर्स है, यूएस के कंज्यूमर्स है, सपोज मैं यूएस का एग्जांपल लेता हूं, तो यूएस के जो कंज्यूमर्स है वो हमारे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट करेंगे, वो लोग हमारे गुड्स को इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो अपने जो डॉलर है वो ज्यादा सप्लाई करने लगेंगे इन कंपैरिजन टू गेन इंडियन रुपीज। तो हमारा जो डिमांड है रुपीज की वो इंक्रीज कर जाएगी, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बट इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन हमारा एक्सपोर्ट डिक्रीज हो चुका है। हमारा एक्सपोर्ट डिक्रीज हो चुका है, इसका मतलब हमारा जो रुपीज की जो डिमांड है यूएस में वो कम हो गई है। वो कम हो गई, इसका मतलब हम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे, ये डिमांड कर्व हमारा बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो सप्लाई है, अब जो हमारे कंट्रीज में, इंडिया में जो मैन्युफैक्चरर्स है उसके लिए जो इंडियन गुड्स है वो तो महंगा हो चुका है, लेकिन उसके लिए यूएस के गुड्स सस्ता है, तो वो इंपोर्ट करेंगे यूएस गुड्स, तो इंपोर्ट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो हम जो रुपीज है वो ज्यादा सप्लाई करेंगे टू गेन डॉलर टू परचेज यूएस गुड्स, तो हमारा सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा एक्सचेंज रेट, न्यू एक्सचेंज रेट हो जाएगा, तो हमारा एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएट कर जाएगा। ठीक है, तो पहले हमारा $1 का 70 रुपीज होता था, अब $1 का 80 रुपीज है। ये बढ़ रहा है, इसका मतलब ये डेप्रिसिएट कर रहा है, 70, 80, मतलब कि पहले 70 रुपीज हुआ करता था $1 के लिए, हमें 70 रुपीज देना पड़ता था, अब हमें 80 रुपीज देना पड़ता है एक ही डॉलर के लिए। तो हमारा करेंसी डेप्रिसिएट कर रहा है इन कंपैरिजन टू डॉलर। ठीक है, अब जब ये डेप्रिसिएट किया तो इसमें आपको देखने वाली बात है कि हमारा तब एक्सपोर्ट इंक्रीज कर जाएगा। और यहां पर आप ये गलती मत करना कि हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज कर जाएगा। ये तब करेगा जब जो इंडिया की इन्फ्लेशन है और जो यूएस की इन्फ्लेशन है, इंडिया की इन्फ्लेशन यूएस की इन्फ्लेशन से कम हो तब। सपोज इंडिया की इन्फ्लेशन रेट 7% है, यूएस की इन्फ्लेशन रेट 10% है, तो ये 3% का डिफरेंस है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो कमोडिटी है वो 7% महंगी हुई और यूएस की जो कमोडिटी है वो 10% महंगी हुई। तो हमारी कमोडिटी 3% लेस महंगी हुई इन कंपैरिजन टू यूएस कमोडिटी। तो लोग जो यूएस के कंज्यूमर्स है
उनकी कमोडिटीज तो 10% महंगी हो गई, लेकिन वो इंडिया की कमोडिटीज तो 7% महंगी हुई है। तो जो 3% का जो डिफरेंस है, तो यूएस के जो कंज्यूमर्स है वो इंडिया की तरफ रुख करेंगे, इंडियन कमोडिटीज की तरफ रुख करेंगे, तो वो इंडियन कमोडिटीज के गुड्स को इंपोर्ट करना चाहेंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट ऐसे इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट हमारे जो एक्सपोर्ट है वो उसमें कॉम्पिटिटिवनेस आ जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा इंपोर्ट क्या होगा, हमारा इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। हमारा इंपोर्ट कैसे महंगा हो जाएगा इसे समझते हैं। सपोज किसी कमोडिटीज की कॉस्ट $1 थी, उसके लिए हम 70 रुपये देते थे। ठीक है, एक शू ही है, उसकी कॉस्ट बहुत क्या अभी 70 रुपये तो होगी नहीं, बट सपोज शू ही है, उसकी कॉस्ट 70 रुपीज थी। अब इन्फ्लेशन आ गया, डेप्रिसिएट कर गई हमारी करेंसी, तो अब इसी शू को परचेज करने के लिए हमें $1 ही कॉस्ट है, तो हमें कितना देना पड़ेगा, 80 रुपीज। तो ये 10 एडिशनल रुपीज हमें पे करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें अब ज्यादा पे करना पड़ रहा है फॉर $1 फॉर द टू परचेज वन शू, इसलिए इंपोर्ट महंगी हो जाएगी, और इंपोर्ट महंगी होगी तो डिमांड रिड्यूस हो जाएगी इंपोर्ट की, तो इंपोर्ट रिड्यूस हो जाएगी, इंपोर्ट रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, बट इसमें ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना होगा। आप ऐसे नहीं कह सकते कि इन्फ्लेशन आ गया तो एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, अगर ये कहीं भी लिखा हो तो वो गलत है, उसमें कंडीशन है। अगर इन्फ्लेशन आ गया तो एक्सपोर्ट रिड्यूस होगा, क्योंकि हमारे जो गुड्स के जो कॉम्पिटिटिवनेस है इंटरनेशनल मार्केट में वो फॉल हो जाएगी, हमारा गुड्स महंगा हो जाएगा। लेकिन जैसे इन्फ्लेशन आ गया तो हमारी जो एक्सचेंज रेट है वो डेप्रिसिएट कर जाए, और एक्सचेंज जब डेप्रिसिएट करता है तो हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाते हैं, और एक्सपोर्ट उस वक्त तब इंक्रीज होते हैं जब हमारे इन्फ्लेशन इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज करेंसी, अगर कंट्रीज इकोनॉमी कम होती है, हमारी इन्फ्लेशन कम होती है तब। और हमारी इन्फ्लेशन अगर ज्यादा हुई, सपोज 10% हुई, यूएस की इन्फ्लेशन 7% हुई, तो उस कंडीशन में हमारी एक्सपोर्ट फॉल हो जाएगी, इंपोर्ट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी इंपोर्ट डिक्रीज हो जाएगी, जहां मैंने आपको पहले छोड़ा था, हमारी इंपोर्ट डिक्रीज हो जाएगी। तो इस कंडीशन में आप क्या होगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा, इसे आप समझें, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होगा कि आप यूएस की कमोडिटीज को छोड़कर आप डोमेस्टिक जो कमोडिटीज है, लोकल कमोडिटीज है, उसको प्रेफर करना स्टार्ट कर देंगे। आप उसको क्यों प्रेफर स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो कमोडिटीज इन कंपैरिजन टू यूएस कमोडिटी सस्ती होगी, इसलिए आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करने लगेंगे, उसका एक सब्स्टिट्यूट ढूंढने लगेंगे। तो आप उसको क्यों ढूंढ लेंगे, क्योंकि उस शू की अगर अप्रोक्स कॉस्ट 70 अराउंड होगी, 72, 73, जो 80 रुपीज से सस्ती होगी, तो आप उस कमोडिटीज को जो डोमेस्टिक में उसे आप देखने लगेंगे, उसे आप उसकी डिमांड करने लगेंगे। ठीक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। ये हो गया। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट पे। एम्प्लॉयमेंट का तो मैंने आपको फ्लिप्स कर्व में भी समझाया था। सपोज ये फ्लिप्स कर्व है, ये इन्फ्लेशन रेट है और ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन हमेशा इंक्रीज करेगी, और ये अगर हम फ्लिप्स कर्व के प्रिंसिपल पे चलें तो जैसे ही आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, 2% इन्फ्लेशन है, तो अनएम्प्लॉयमेंट 4% है, और जैसे इन्फ्लेशन 4% होगी, अनएम्प्लॉयमेंट 2% हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो गया, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होते जाएगी। लेकिन ये एक स्टेज ऐसा भी आएगा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, जहां पे स्टैगफ्लेशन का सिचुएशन होगा, जिसमें इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट घटती जाएगी। तो ये एक कंडीशन है जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करती है इस प्रिंसिपल को, लेकिन एज ए जनरल एम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन के साथ इंक्रीज करेगी।
फिक्स्ड इनकम ग्रुप के साथ, फिक्स्ड इनकम ग्रुप हमेशा लूज करेगी इन्फ्लेशन से। फिक्स्ड इनकम ग्रुप में आप पेंशनर को इंक्लूड कर सकते हैं, रिटायर्ड जो होते हैं उनका इंक्लूड कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि उनका फिक्स्ड इनकम होता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। तो वो हमेशा उसकी, क्योंकि परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो होती है वो हमेशा फॉल करती है, तो इसके लिए हमेशा उसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाइक एफडीआई, एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये क्या होगा, जब आपकी मॉडरेट रेंज ऑफ जो आपकी इन्फ्लेशन है, जैसे आरबीआई अभी जो इंडिया के लिए जो रेंज इन्फ्लेशन की बनाई हुई है वो कितनी है, 4% ±2%, मीन्स की 2% मिनिमम और 6% मैक्सिमम आप इन्फ्लेशन मेंटेन कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा अगर हो जाती है, अगर इस रेंज में रहती है, तो एफडीआई को प्रॉफिट होगा, वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। लेकिन जैसे ही इस रेंज से बाहर निकलेगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एफडीआई दूसरी कंट्री को फॉलो करेगी, दूसरी कंट्री को इन्वेस्टमेंट करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि उसे जो फैक्टर ऑफ जो प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब महंगी हो जाएगी। लैंड महंगी हो जाएगी, लेबर का वेजेज महंगे हो जाएंगे, कैपिटल का जो रेंट होगा वो महंगा हो जाएगा, तो इंटरेस्ट होगा महंगा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में उसकी ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी इंक्रीज होगी, तो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट जो मार्जिन होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। अब कोई प्रॉफिट अपना रिड्यूस करके तो इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकता, तो वो दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देगी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉल हो जाएगी। ठीक है। ट्रेड बैलेंस में आप देख सकते हैं एक ट्रेड सरप्लस होगा, ट्रेड डेफिसिट होगा। ठीक है। ट्रेड सरप्लस जब एक्सपोर्ट हमारा इंपोर्ट से इंक्रीज कर जाएगा, ट्रेड डेफिसिट जब हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से फॉल कर जाएगा। जब हमारी करेंसी डिप्रिशिएट करेगी, अब इस कंडीशन में देख लेते हैं इन्फ्लेशन में क्या होगी, हमारी एक्सपोर्ट डिक्रीज हो जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट डिक्रीज होगा तो ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। हमारा इंपोर्ट इंक्रीज जाएगा, हमारा इंपोर्ट इंक्रीज जाएगा तो सॉरी इंपोर्ट, हाँ, तो हमारा इंपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा, एक्सपोर्ट रिड्यूस होगा तो ट्रेड डेफिसिट होगा। और अगर एक्सचेंज डेप्रिशिएट, करेंसी डेप्रिशिएट कर जाती है, तो और अगर इन्फ्लेशन रेट हमारी दूसरे कंट्री से कम है, तो उस कंडीशन में हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगी, तो हमारी ट्रेड सरप्लस इंक्रीज हो जाएगी, और उस कंडीशन हमारी इंपोर्ट तो होगी नहीं, तो ट्रेड सरप्लस हो जाएगी, ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस हो जाएगी। उसी तरह करेंट अकाउंट डेफिसिट भी है। करेंट अकाउंट डेफिसिट में ट्रेड डेफिसिट की तरह ही है, लेकिन करेंट अकाउंट डेफिसिट में आप ट्रेड डेफिसिट को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन करेंट अकाउंट डेफिसिट में आप सर्विसेज को भी इंक्लूड करते हैं, सर्विसेज, रेमिटेंसेस, ये भी इसी पैटर्न पे इंक्रीज कर जाए, एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगी तो करेंट अकाउंट डेफिसिट हमारी रिड्यूस करेगी। अगर इंपोर्ट इंक्रीज कर जाएगी, हमारे करेंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज कर जाएगी, करेंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज कर जाएगी। हमारी एक्सपोर्ट अगर इंक्रीज कर गई, तो हमारे जो वैल्यू है एक्सपोर्ट की, तो फिर करेंट अकाउंट डेफिसिट जो हुआ, जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट मीन्स जो रेवेन्यू से ज्यादा जो एक्सपेंडिचर हो जाती है, सॉरी, उसमें जो इंपोर्ट की वैल्यू ज्यादा हो जाती है एक्सपोर्ट से, तो इंपोर्ट की वैल्यू अगर ज्यादा एक्सपोर्ट से हो गई, तो इसमें करेंट अकाउंट डेफिसिट हमारी इंक्रीज हो जाएगी, और एक्सपोर्ट की वैल्यू अगर इंपोर्ट से ज्यादा हो गई, तो हमारी करेंट अकाउंट डेफिसिट रिड्यूस हो जाएगी। तो ये हम